अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम करेंगे पाक स्टडीज़ के पेपर का एनालिसिस और हार्ड एरिया और लोकल एरिया पेपर दोनों हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने कभी लोकल एरिया नहीं डिस्कस किया क्योंकि मैं वही डिस्कस करती हूँ जो कि मेरा पेपर आता है और वो हमेशा हार्ड एरिया होता है। लेकिन आज लोकल एरिया भी डिस्कस करेंगे क्योंकि लोकल एरिया पेपर लिटरली बहुत ज़्यादा मॉडल पेपर की तरह था। एग्जैक्ट सेम चीज़ें थी, क्वेश्चन सेम थे, तो हम उसको मॉडल पेपर से भी कंपेयर करेंगे और हार्ड एरिया पेपर से भी कंपेयर करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। MCQs हम स्किप करेंगे, हम जाएंगे डायरेक्ट हमारे पास जो मॉडल पेपर है और अब हम जाएंगे इसको कंपेयर करेंगे पहले लोकल एरिया पेपर से। अच्छा जी, तो आज के लोकल एरिया पेपर में जो सबसे पहला क्वेश्चन आया है वो है अयूब खान से रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन है एनालाइज द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फॉल ऑफ अयूब खान्स गवर्नमेंट, एनी 3 कॉजेज। उसके ऑपोजिट आया इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म एज एन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। अब हम आ जाते हैं मॉडल पेपर पे और टूरिज्म के चैलेंजेस पूछे हुए हैं, उन्होंने उसके इंपॉर्टेंस पूछी हुई है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रोल ऑफ रिलीजियस हार्मनी इन फॉस्टरिंग यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान आ जाता है। फिर ऑपोजिट में हमारे पास आ जाता है व्हाट फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों साइड पे बहुत आसान क्वेश्चन हैं। फिर हमारे पास आ जाता है व्हाट आर वर्स्ट 3 फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर इन पाकिस्तान। उसके ऑपोजिट आ जाता है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मतलब ये वाला जो पेपर है ये तो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट आया है, मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हुए बहुत डायरेक्ट पूछे हुए। जिस तरह के टॉपिक्स गिवन थे वो एग्जैक्ट इन्होंने पूछे हुए हैं, थोड़ा सा भी घुमा फिरा के नहीं पूछा और सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं। कोई भी ऐसे अननेसेसरी टॉपिक्स है ना, मुझे उसमें शॉर्ट्स नज़र आए हैं ना लॉन्ग्स नज़र आए हैं। अननेसेसरी और अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक से नहीं आया, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से आए हैं और सारे बहुत स्ट्रेट क्वेश्चंस हैं। जिस तरह हमारी बुक में टॉपिक्स गिवन थे वही एग्जैक्ट चीज़ इन्होंने उठा के दी है, कोई चेंजेस नहीं की। फिर हमारे पास आ जाता है What role do geographical information system techniques play in forest management? पहला पेज था चैप्टर का, उस पर ये गिवन था। उसके ऑपोजिट हमारे पास आ जाता है व्हाट आर द रीजंस ऑफ वाटर पोल्यूशन, राइट एनी 3। बहुत बेसिक सवाल। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स की कंजम्पशन का एनवायरनमेंट पे क्या असर होता है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन ऑन एनवायरनमेंट। फिर आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट इफेक्ट्स द कंज्यूमर स्पेंडिंग एट माइक्रो लेवल पे क्या इंपैक्ट्स होते हैं जो फैमिली का होता है, जो लोग जो है ना बहुत ज़्यादा फैमिली प्रेशर होता है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ रही थी। फिर हमारे पास आ जाता है माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन। ये हमारे पास जो है ना हार्ड एरिया में भी सेम आया हुआ था। और उसके ऑपोजिट आ जाता है 3 सस्टेनेबल स्ट्रैटेजीज टू इम्प्रूव लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। फिर हमारे पास आ जाता है डिफॉरेस्टेशन पे और फिशिंग इंडस्ट्री की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। टेलीकम्युनिकेशन आ जाता है और हमारे पास व्हाट आर द एनवायरमेंटल हैजर्ड्स कॉज्ड बाय फ्लड्स। अब हम आ जाते हैं हमारे मॉडल पेपर पे। ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ना, ये वाले नेशनल यूनिटी सॉलिडारिटी वाले ऑलमोस्ट यही आया हुआ था। 73 कॉन्स्टिट्यूशन के इन्होंने फीचर्स फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के पूछे हुए हैं। उन्होंने जो है ना बेसिक फंडामेंटल राइट्स पूछे हुए हैं। लेट मी शो यू, ऊपर ही इन्होंने पूछे हुए थे। वहाँ पे क्वेश्चन 2 में इधर इन्होंने पूछे हुए फंडामेंटल राइट्स, वहाँ पे उन्होंने पूछे हुए फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। फिर आ जाते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उधर भी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल आया हुआ है। फिर हमारे पास लाइफ स्टॉक प्रमोशन आया हुआ है, वहाँ पे भी लाइफ स्टॉक का आया हुआ है अगेन। फिर डिफॉरेस्टेशन एग्जैक्ट क्वेश्चन उठा के दिया हुआ है। डिफॉरेस्टेशन का यहाँ पे व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन, गिव इट्स रीजंस, एनी 3 सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन। मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें इस पेपर में वही हैं जो उधर आई हुई हैं। मतलब इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है और टॉपिक्स इवन सेम हैं, बहुत काफ़ी हद तक ये पेपर सेम ही है। और उसके बाद हमारे पास लॉन्ग्स आ जाते हैं। सबसे पहले तो ये जो है ना इस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए थे ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हुए हैं। टेलीकम्युनिकेशन, IMF, नेशनल कोहेजन और ये हमारे पास आ जाता है वॉर्स वाला। ठीक है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब जब आप लोकल एरिया पेपर देखते हैं, सबसे पहला आया हुआ है नेशनल कोहेजन एंड इंटीग्रेशन। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है टेलीकम्युनिकेशन। तीसरा क्वेश्चन आया हुआ है नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ IMF। फोर्थ क्वेश्चन आया हुआ है पॉलिटिकल टेरिटोरियल फैक्टर्स दैट लेड टू द 1965 वॉर। मतलब अगर कोई ये मॉडल पेपर अगर 4 क्वेश्चन आप मॉडल पेपर के करके गए हैं तो ये एग्जैक्ट आप IMF वाला क्वेश्चन भी आपके पास आया हुआ है, एग्जैक्ट जगहें भी सेम है। IMF वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, ऊपर इंडिविजुअल नेशनल कोहेजन वाला भी आया हुआ है, टेलीकम्युनिकेशन वाला भी आया हुआ है। फिर वॉर्स का इन्होंने पूछा हुआ है 1948, 65, 71। जिसने इस क्वेश्चन की प्रिपरेशन की है ऑब्वियसली उसने 1965 की वॉर प्रिपेयर किया। 1965 वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है। मतलब एग्जैक्ट दिया हुआ है, सेम एग्जैक्ट वही पेपर उठा के एक तरह से लोकल एरिया पेपर एग्जैक्ट वही है जो मॉडल पेपर आया हुआ है। इट्स लिटरली लाइक वो उठा के उसके वर्ड्स रीफ्रेस करके नया पेपर बना लिया है। जबकि हमारा जो दूसरा पेपर आता है वो इससे डिफरेंट है और उसमें अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें भी काफ़ी आई हुई हैं। इसमें सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट आए हुए हैं और
सारे प्रॉपर पॉइंट्स वाले आए हुए हैं, और स्पेशली ये जो लॉन्ग्स हैं, लॉन्ग्स चारों के चारों वही आए हैं जो मॉडल पेपर में आए। अब हम आ जाते हैं हार्ड एरिया पेपर पे और हम स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, क्रिटिकली एनालाइज द इस्लामाइजेशन पॉलिसीज ऑफ ज़ियाउल हक NE3। ऑपोजिट में आया हुआ है टूरिज्म का, जनरेशन इनकम टूरिज्म का, इधर भी आया हुआ है, हमारे पास भी आया हुआ है। शॉर्ट्स इस पेपर की भी आसान थे। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का क्या रोल होता है नेशनल सॉलिडारिटी में, एनी 2 पॉइंट्स। उसके बाद है इस्लामिक प्रोविजंस दैट आर इंक्लूडेड इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें भी 73 की कॉन्स्टिट्यूशन आई हुई है और इस वाले पेपर में भी 73 कॉन्स्टिट्यूशन आई हुई है, और अगेन मॉडल पेपर में भी 73 की कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है NE3 आर्टिकल्स फ्रॉम UN डिक्लेरेशन। फिर आ जाता है बायोफ्यूल्स, हाउ आर दे प्रोड्यूस्ड। उसके बाद है डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव एंड प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट। उसके ऑपोजिट आ जाता है मेजर्स टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। इनका वाटर पोल्यूशन होती कैसे है ये पूछा हुआ है हमसे, ये पूछा है कि कंट्रोल कैसे होती है। फिर हमारे पास आ जाता है हाउ डज इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ क्लाइमेट चेंज। ऑपोजिट में आ जाता है एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन इन एनहांसिंग एम्प्लॉयबल स्किल्स। फिर आ जाता है कायद-ए-आज़म का विजन। ये विजन इसमें भी इन्होंने पूछा होता, सेम चीज़ आई भी ऑलमोस्ट। रिगार्डिंग रिलीजियस फ्रीडम, ऑपोजिट में आया है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मर ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस इन लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट। उसके बाद आ जाता है वाई इज़ एफॉरेस्टेशन इंपॉर्टेंट फॉर क्लाइमेट। 3 पॉइंट्स लिखने थे। ऑपोजिट में आ जाता है हाउ डज द डेवलपमेंट ऑफ गवादर पोर्ट सपोर्ट्स द फिशिंग इंडस्ट्री। फिर आ जाता है एक्सप्लेन एनी 3 इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ड्राउट्स NE3। ऑपोजिट में हमारे पास आ जाता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियो टेलीविजन इन इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन। लॉन्ग्स पे आ जाते हैं। लॉन्ग में सबसे पहला जो हमारे पास आया नेशनल कोहेजन, इनका फेवरेट क्वेश्चन है। नेशनल कोहेजन इनको बहुत पसंद है, ये शॉर्ट्स में भी बार बार नेशनल कोहेजन देते हैं, लॉन्ग्स में भी बार बार नेशनल कोहेजन। अगर कोई नेक्स्ट ईयर फ्यूचर में कोई बच्चा मेरी वीडियो देख रहा हो और उसका पेपर होने वाला हो, डू नॉट स्किप नेशनल कोहेजन, वो आएगा ही आएगा। वो शॉर्ट्स में भी आता है, वो लॉन्ग्स में भी आता है, वो मॉडल पेपर में भी आया हुआ है, वो लोकल एरिया में भी आया हुआ है, और वो हार्ड एरिया में भी आया हुआ है। ऑपोजिट में हमारे पास आ जाता है टेलीकम्युनिकेशन। 2 क्वेश्चन तो सेम हमारे भी यही थे। अब मुझे एक चीज़ ये इनकी अच्छी नहीं लगी, अगेन वही हरकत की है, यहाँ वाला भी मॉडल पेपर वाला है, यहाँ वाला भी मॉडल पेपर वाला है, दोनों आसान है। 4th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्रिटिकली रिव्यू द पाकिस्तान स्टेटस एंड रोल इन कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ यूरोपियन यूनियन। ये क्वेश्चन आधी से ज़्यादा आवाम छोड़ के गई थी, मतलब मेजॉरिटी बच्चे ये सवाल करके ही नहीं गए थे, ये टॉपिक करके नहीं गए थे, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारी बुक में मौजूद थे जो कि ये लोग दे सकते थे, इन्होंने नहीं दिए, इन्होंने हमें ये वाला दे दिया जो मोस्टली नहीं करके गए थे। ऑपोजिट में हमारे पास आ जाता है क्रिटिकली एनालाइज द मेन कॉजेज ऑफ 1971 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब 1971 के वॉर का हमारी बुक में क्या लिखा है, 1971 का वॉर का हमारी बुक में क्या हुआ था वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच, इंडिया का बीच में क्या रोल था, ये लिखा है। पेपर में क्या है, कॉजेज़ क्या है 1971 वॉर के इंडिया और पाकिस्तान के बीच। मतलब असली मसला था बांग्लादेश का, इंडिया तो बीच में आया था। 8 मार्क्स का सवाल, हमने ये बताना है कि वो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर की कॉजेज़ क्या हैं। तो अब हमें इसमें बताना क्या था, कॉजेज़ ऑफ इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971। हमने पढ़ा है वॉर ऑफ 1971 कैसे हुआ था, क्या हुआ था, हर चीज़ आपने मतलब इस तरह पढ़ना था कि 1971 वॉर हुआ कैसे, क्या बैकग्राउंड था, क्या हुआ था, आफ्टर मैथ क्या था, इस तरह की थी, स्टोरी की तरह हमने पढ़ा था। इन्होंने हमसे पॉइंट्स पूछ लिए कि कॉजेज़ क्या है। अब इनको एक और चीज़ मैंने नोटिस की, इनको भाई इंग्लिश टू उर्दू और उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं आती। मतलब यहाँ पे इन्होंने लिखा है क्रिटिकली एनालाइज द मेन कॉजेज़ ऑफ 1971 वॉर, ओनली एनालाइज द मेन कॉजेज़, ठीक है। उर्दू में क्या लिखा है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1971 की जंग की बुनियादी असबाब और नताइज भी, तो फिर इंग्लिश में भी लिखते हैं ना कॉजेज़ एंड इफेक्ट, कॉजेज़ एंड इफेक्ट लिखना चाहिए था फिर इंग्लिश में भी। उर्दू में अलग सवाल पूछा है, इंग्लिश में अलग सवाल पूछा है, आई डोंट नो व्हाट दे वांट। ओवरऑल पेपर बहुत आसान था, ये पेपर अच्छा था काफ़ी, शॉर्ट्स भी बहुत अच्छे थे। पहले वाले लॉन्ग्स दोनों मुझे बहुत अच्छे लगे क्योंकि वो ऑब्वियसली नेशनल कोहेजन और टेलीकम्युनिकेशन से ही आया हुआ था, आसान थे। दूसरे वाले लॉन्ग की मुझे अभी तक वैसे समझ नहीं आ रही कि एक तो इन्होंने यूरोपियन यूनियन वाला दे दिया, वो इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ही नहीं। दूसरा इन्होंने दे दिया कॉजेज़ ऑफ 1971 वॉर। अच्छा, अब मुझसे मैसेजेस आ रहे थे कि 1971 वॉर की कॉजेज़ में क्या लिखना था। देखिए, आप लिख सकते थे, एक तो पहले सबसे पहले आपने बैकग्राउंड लिखना था कि वो वॉर वो स्टार्ट कैसे हुआ, वो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के इलेक्शंस हुए, क्या हुआ, वो कैसे स्टार्ट हुआ। फिर आपने लिखना था कि इंडिया का क्या रोल था उसमें, इंडिया ने क्यों, वो अपॉर्चुनिटी के वेट में था। सेकंड, फॉर एग्जांपल आपकी हेडिंग होती है कि वो रिवेंज और उसके वेट में था। तीसरा, उसने उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया जब पाकिस्तान में डिसयूनिटी हुई तो उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। 4th पॉइंट आप लिख सकते थे वो जो उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जो कि उन्होंने अंडर कवर एक तरह से बनाई थी,
फिर तीसरी हेडिंग आ जाती है आपके पास जो डायरेक्ट अटैक जिस दिन उन्होंने कर लिया था, जब वो सब कुछ नहीं हो रहा था इनमें, जब वो डायरेक्ट इंटरवेंशन हो गई थी, वो आपने एक्सप्लेन करना था। फिर उसके बाद आपने बताना था कि एंड क्या हुआ इसका, सीज़ फायर हुई, बांग्लादेश बन गया, वो आ जाता है। फिर आप एक दो पॉइंट्स ये भी ऐड कर सकते थे कि इसके आफ्टर मैथ्स क्या थे, क्या लॉस करना पड़ा, क्या क्या चीज़ें थी, वो सारी आप डिस्कस कर सकते थे इसमें। बाकी कॉजेज़ की प्रॉपर हेडिंग्स वगैरह बुक में कहीं नहीं थी, नोट्स में भी नहीं थी, एक्सरसाइजेज में भी नहीं थी। ये क्वेश्चन वॉज SLO बेस्ड क्वेश्चन। और बाकी ये वाले जो क्वेश्चन आए थे इसमें दूसरे वाले भी बहुत अच्छे आए हुए थे। IMF आया हुआ था जो कि इंपॉर्टेंट था, सबको पता था। और इस वाले पेपर में हमारे पास प्रॉपर सवाल आए हुए थे। सेकंड लॉन्ग भी अच्छा आया हुआ था जिसमें था कि IMF के जो है ना इम्पैक्ट्स बताएं। IMF बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसी से आया है। अब देखें जैसे जो भी इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है बाकी सारे क्वेश्चंस में सही किया है। ये वाले क्वेश्चन में इन्होंने क्यों पता नहीं इंग्लिश और उर्दू का क्वेश्चन अलग अलग दिया है। अब जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो ये कंफ्यूजन है कि हमने सिर्फ कॉजेज लिखे हैं, इफेक्ट नहीं लिखे। उर्दू वाले कह रहे हैं हमने इफेक्ट्स भी लिखे हैं। तो आपने अगर कॉजेज एंड इफेक्ट्स भी लिखे हैं, वेल एंड गुड। अगर आपका इंग्लिश का पेपर था आपने सिर्फ कॉजेज भी लिखे हैं, देन इवन इट्स फाइन, क्योंकि आपके क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज ऑफ प्रेफरेंस आपने इंग्लिश सेलेक्ट की थी, आपका सवाल इंग्लिश में आया है जिसमें इन्होंने सिर्फ कॉजेज पूछे हैं। आपने अगर सिर्फ कॉजेज भी लिखे हैं इट्स फाइन। उर्दू वालों ने अगर इफेक्ट्स भी लिखे हैं इट्स अगेन फाइन, क्योंकि उनके क्वेश्चन में इफेक्ट्स पूछे हुए। सो अगर आपने इंग्लिश में भी कॉजेज इफेक्ट्स दोनों लिखे हैं वो भी ठीक है। ओवरऑल जो पेपर था लोकल भी बहुत आसान था, हार्ड एरिया भी बहुत आसान था। हार्ड एरिया में कुछ जगहों पे अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें दी हुई थी। लोकल एरिया पेपर वॉज कम्प्लीटली प्रिडिक्टेबल। इसके भी सारे शॉर्ट्स वैसे प्रिडिक्टेबल थे, सारे शॉर्ट्स इसके प्रिडिक्टेबल थे। पहले 2 लॉन्ग ये मॉडल पेपर से ही आए हैं। आखिरी 2 लॉन्ग्स में इन्होंने इस तरह की कॉम्बिनेशन रखी हुई है कि एक बच्चों को इंटरेस्ट नहीं था क्वेश्चन करने में, दूसरे में उनको समझ नहीं आ रहा था पॉइंट्स क्या लिखे। बाकी ओवरऑल द पेपर वॉज रियली गुड, आई लाइक्ड इट, इट वॉज ईजी। थोड़ा जो है ना एग्जैक्ट रट्टे वाले वर्ड्स नहीं थे बुक के। ओवरऑल इट वाज गुड, अच्छा हो गया, अच्छा है, गुजर गया। एंड आई होप सबके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। अच्छा एक और चीज़ मुझे आज पेपर में पता चली कि लॉन्ग क्वेश्चन के इन्होंने 3 पेजेस कर दिए हैं। यूज टू बी अ टाइम वेयर देयर यूज टू बी 2 पेजेस फॉर लॉन्ग्स। एंड टुडे व्हेन आई वाज लुकिंग एट द ई शीट तो मैंने ये चीज़ उधर बैठे बैठे 1 सेकंड बाद रियलाइज़ की कि ओके ये तो 3 पेजेस हैं। और इसमें भी कुछ बच्चों से गलतियाँ हुई हैं, वो मुझे कह रहे थे मैसेजेस करके कि ई शीट के हमने 2 पेजेस लिखे हैं और तीसरे पेज से हमने जो है ना दूसरा लॉन्ग शुरू किया हुआ है। तो अब हम क्या करें, हमने ऊपर कट करके चेंज किया है। कट करने चेंज करने से फ़ायदा नहीं होता, आपने ईमेल लिखनी है, प्रॉपर ईमेल लिखनी है फेडरल बोर्ड को। तो येस दिस वाज द कंप्लीट एनालिसिस। दोनों पेपर बहुत अच्छे आए हुए थे, काफ़ी अच्छे थे, बोथ वर वेरी इजी। आई वोंट से एनी वन ऑफ देम वाज मुश्किल, कोई भी मुश्किल नहीं था और कोई कहीं भी ना कि ये मुश्किल था, क्योंकि दोनों पेपर आसान आए हुए थे। अब जैसे ये फ्लड्स वाला सवाल है, ये तो आप बगैर पढ़े भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास वाटर पोल्यूशन वाला सवाल है, आप बगैर पढ़े लिख सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी थे ना, तो ये आसान था। ओवरऑल दोनों पेपर आसान थे। अच्छी बात ये थी कि दोनों पेपर आसान थे एंड अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया। एंड अगर मुझे आंसर कीज़ मिली लोकल एरिया और हार्ड एरिया दोनों के MCQs के, तो मैं इंस्टा की स्टोरी पे पोस्ट कर दूँगी, डोंट वरी। और अगर मुझे नहीं मिला तो मैं ऑब्वियसली नहीं करूँगी। बट येस दिस वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।